तो जहां हमने कल के लेक्चर में और उसके पिछले लेक्चर में कवर किया था द अनपेड सेलर और उसके राइट्स, अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द बायर। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे उल्टा, द रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। मतलब यहाँ सिनेरियो उल्टा हो रहा है। हु इज इन डिफॉल्ट? सेलर इज इन डिफॉल्ट। वो सामान नहीं दे रहा। ठीक है, जो आजकल आप कई बार शॉपिंग वगैरह में देखते हो, ऑनलाइन वगैरह में, कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुआ, या आपका पेमेंट अचानक से कैंसिल कर दिया, जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया, या आपने ऑर्डर कुछ किया आपको मिला कुछ। तो यहाँ पर वो सिनेरियो आता है। ध्यान रखना, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे, वो आप अलग जगह देखोगे। यहाँ पर हम बस खाली ये देख रहे हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या प्रोविजंस बताता है फॉर द बायर अगेंस्ट द सेलर। तो देखो, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर। नाउ दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब क्या क्या किया उसने? बोला ही फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उसको जब बोला गया था या जिस तरीके से बोला गया था उस टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ, उसने लेट से डिलीवर किया। हम लोग देखते थे पिज्जा 30 मिनट्स, तो एट द टाइम। दूसरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, रेप्यूडेट्स, ही कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा, डिलीवरी करता है किसका? नॉन कंफर्मिंग गुड्स, वो गुड्स जो ऑर्डर ही नहीं किया था। एंड द बायर ऑल्सो रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स द एक्सेप्टेंस, बायर उसको लेने के लिए मना करता है। आपने वेज पिज्जा ऑर्डर किया था, उसने नॉन वेज पिज्जा डिलीवर कर दिया, तो गलत गुड्स आपको डिलीवर कर दिया गया है। अब अगर आप खुश हो गए कि चलो वेज के पेमेंट पे नॉन वेज मिल गया, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने उस गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपके लिए यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय द सेलर। अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास क्या राइट्स रहेगा? ठीक है, तो देखो ये राइट्स यहाँ पे बताए हुए। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो फॉर द नॉन डिलीवरी। अब डैमेजेस कैसे क्लेम करोगे? बेसिकली यू विल सेल, यू विल टेल टू योर सेलर कि देखो, आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे ये सामान आगे बेचना था या इससे मुझे कुछ आगे मैन्युफैक्चरिंग करना था, और वो आपने मेन गुड्स जो डिलीवर नहीं किया, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पहला, डैमेजेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव अ लॉस। ठीक है, तभी आप डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। दूसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? आपको पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जैसा बोला गया था वैसा का वैसा। तो सेलर गुड्स देने के लिए मना कर रहा है, अब आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो ये गुड्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? आप फाइल करोगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और आप बोलोगे नहीं तो गुड्स दे मेरे को भाई, मैं नहीं जानता, ऐसे कैंसिल कर दिया, आकर मना कर दिया, आई रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट से, या घर का राज चल रहा है तेरा? ऐसा नहीं होगा। कोई ऑब्लिगेशन था, दोनों का ऑब्लिगेशन है, मैंने पैसे दिए, मेरे को सामान चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आप कर सकते हो सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ब्रीच ऑफ वारंटी में वैसे भी आपको पता है आप क्या करते हो, आप डैमेजेस क्लेम करते हो, तो आप डैमेजेस वहां पर क्लेम कर सकते हो। देन सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। सपोज करो जो ड्यू डेट है उसके पहले ही जो बायर है, सेलर है, उसने गुड्स को बेचने से मना कर दिया। ठीक है, तो आप एंटिसिपेटरी ब्रीच, तो सेम प्रोविजन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा लगेगा। या तो आप वेट करो कि एक्चुअल ब्रीच हो, उसके बाद में आप डैमेजेस क्लेम करोगे, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि यार एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका है, सेलर ने ऑलरेडी मेरे को नोटिफाई कर दिया कि मैं गुड्स का डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, तो आप आराम से यहाँ पे गुड्स का जो डैमेजेस होगा वो क्लेम करना। और नेक्स्ट आपके पास आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। नाउ जब आप बात करते हो सूट फॉर इंटरेस्ट, तो सूट फॉर इंटरेस्ट के अंदर आपका क्या रह जाएगा? जब आप ने सपोज करो एडवांस पेमेंट किया, सी अ क्लासिक एग्जांपल, मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस में दिए थे मेरे गुड्स के लिए। ठीक है, और ये 1 लाख रुपया आप सपोज करो 2 महीने तक अपने पास रखते हो, और फिर ये 1 लाख रुपए को आप मुझे रिफंड कर देते हो।
और आप बोलते हो नहीं सर मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपए के ऊपर 2 महीने का मेरा तो इंटरेस्ट फालतू का चला गया ना। देखो भाई, मुझे अगर सामान मिल जाता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये 2 महीने बाद जो आप अमाउंट मुझे रिफंड कर रहे हो, डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? आया आपको सिनेरियो? ये सिनेरियो समझ में आया? सूट फॉर इंटरेस्ट। तो ये देखो, ये 1 लाख रुपया मैंने आपको एज एडवांस पेमेंट यहाँ पे कर दिया था, मैंने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया था। 2 महीने के लिए आपने उस पैसे को रखा और अब आप मुझे रिफंड कर रहे हो। तो सिर्फ 1 लाख रुपया रिफंड नहीं करोगे, आप मुझे रिफंड करोगे 1 लाख रुपीज प्लस इसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट। बताइए, ये समझा? ओके। सो डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी, तो अगर सेलर wrongfully neglect or refuses to deliver the goods to the buyer, and the buyer may sue for the damages for the non delivery. जैसे a shoe manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of 1050 rupees per pair, और ए को ये बात पता था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए knew that B wanted the shoe for the purpose of further reselling them to C at the rate 1100 per pair। तो यहाँ पर अगर ब्रीच हो गया तो फिर बी के पास पूरा राइट होगा कि वो ये 50 रुपया का जो डिफरेंस है वो ले सके। ये एग्जैक्टली आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गया कि रिमोट डैमेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो डैमेजेस जो बेसिकली सेलर को पता था कि आपके ब्रीच से या सेलर के ब्रीच से बायर को वो नुकसान होगा, वो डैमेजेस आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होगा? वेयर द सेलर commits the breach of the contract, okay, the buyer can appeal to the court for specific performance, ठीक है। और ये कब हो सकता है? जब आपके गुड्स क्या हो, ascertained हो या specific गुड्स हो। only when the goods are ascertained और goods are specific। और इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आई थिंक ये पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। A agreed to sell a rare painting of Mughal period to B, but on the due date of delivery, A refused to sell the same. अब इस केस में क्या कर सकता है? B can file a suit against A for obtaining the order from the court to compel A to perform the contract, और क्या? To deliver the painting to the B at the agreed price। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? ओके। आगे आप देखो, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। तो वहां पर आप क्या करोगे? देखो, आप अपना जो डैमेजेस है वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। सो आप या तो सेलर को बोलोगे कि देखो जो मेरा प्राइस है उस प्राइस में आप कम करो, डिमिनिशन और द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, मतलब दिस ऑटोमेटिकली मींस रिडक्शन। और दूसरा है sue द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपके पास रहता है, या तो आप डैमेजेस क्लेम करोगे या आप प्राइस रिडक्शन की बात करोगे। बात दोनों में क्या है? सेम है। फिर आपके पास आता है रेप्यूटेशन, दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्टिंग रहेगा एंड यू विल वेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी, या फिर you can treat the contract as resigned it and sue for the damages for the breach। तो ये आपका फोर्थ। और नेक्स्ट आपका आ गया सूट फॉर इंटरेस्ट। तो यहां पर आप देखो, द बायर कैन रिकवर द इंटरेस्ट or the special damages in the case where by law the interest or the special damages is recoverable, or the money recover, right, this is paid when the consideration of it has been failed। तो बेसिकली दो सिनेरियो, या तो लॉ आपको यहाँ पर बता देता है। ठीक, देखो दो तरीके से
ये चीज आप क्लियर करते हो। एक तो आप देखो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफाई करता है, ओके, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज, यस, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इट इज गोइंग टू बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये हो गया नो, तो फिर आप यहां पर क्या करोगे, देन एज द कोर्ट डिसाइड्स। बताइए, इज दिस क्लियर? फिर देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्ट्ररी द कोर्ट में, तो ये सेम मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे जो बना कर दिया वही आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है ऑक्शन सेल। कई बार एग्जाम में ऑक्शन सेल के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलता है कि ऑक्शन में क्या होता है। ऑक्शन सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा, आप बिड्स मंगाते हो, यू आर सेलिंग सम प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट यू इनवाइट द बिड्स। अब ये जो बिड्स है, ये आप पब्लिकली भी मंगा सकते हो और आप चाहो तो प्राइवेटली भी मंगा सकते हो। यू कैन डिसाइड कि कौन यहाँ पे बिड्स कर सकता है। एंड उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑक्शनियर होता है, ठीक है, ऑक्शनियर कौन होगा, जो बेसिकली ओनर ऑफ द गुड्स के बिहाफ में ऑक्शन करता है। वो ऑक्शनियर यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, ही इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ एजेंट। सो द ऑक्शनियर इज एन एजेंट who is governed by the law of agency, and when he sells, he is only the agent of the seller. He may sell his own property as the principal and need not disclose the fact that he is so selling. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, what are the rules of the auction sale? तो रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल के अंदर सबसे पहला क्या होगा, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। तो अगर गुड्स लॉट्स में बेचा जाएगा तो ईच लॉट is a prima facie deemed to be subject of separate contract of sale। मतलब सपोज करो मुझे 100 बॉक्सेस को बेचना है, ठीक है, मुझे 100 बॉक्सेस को बेचना है। और ये 100 बॉक्सेस कैसे है, 10 पीस एक बॉक्स में है इंटू 10 बॉक्सेस, तो ये 10 बाई 10। तो यहाँ पर ध्यान रखना कितने लॉट्स हो जाएंगे, 10 लॉट हो जाएंगे इस केस में। आप ये देख रहे हो 10 पीसेस इंटू 10 बॉक्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये एक लॉट होगा, मतलब इसमें टोटल कितने बोलियां लगेंगी, 10 बोलियां लगेंगी, ठीक है, 10 लॉट्स। दूसरा आता है कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन। अब ये कैसे हो सकता है, आइदर बाय फॉल ऑफ द हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर। देखो दो तरीका रहता है, या तो आप हैमर फॉल करके बोल दो द गुड्स आर सोल्ड, आपने कई बार मूवीज में आईपीएल एक्शन में देखा होगा, या फिर कोई और कस्टमरी मैनर, कई बार बेल बजा देते हैं वो, और वो बेल बजाते ही हम क्या बोलते हैं, गुड्स आर सोल्ड। नेक्स्ट आता है द राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड, करेक्ट। तो सेलर यहाँ पे बोल सकता है कि कौन बिड करेगा कैसे करेगा। सो द राइट to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller। और ये राइट अगर एक्सप्रेसली आपने नहीं दिया तो कोई भी इंसान जाके वहां पे क्या कर सकता है, बिड कर सकता है। देन व्हेन वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, तो देखो वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर टू बी द सब्जेक्ट to the right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take bids from the seller। अब इसका क्या मतलब है, देखो इस बिड के अंदर जो सेलर है वो खुद भी जाके कर सकता है, ठीक है, जो सेलर है वो खुद भी अपने गुड्स को बेच सकता है और उसमें खुद भी वो बिड्स लगा सकता है, बोली लगा सकता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, अगर वो खुद बोली लगाएगा तो उसको इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो या उसके बिहाफ में कोई और वहां पर बोली लगा रहा है। और अगर आप इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हो और फिर सपोज करो मैं बोली वहां पे लगाता हूँ, मेरा ही सामान बिक रहा है, मैं बोली लगा रहा हूँ, इस तरह से हो रहा है, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट। क्योंकि देखो ना बोली कैसे लगता है, ऑक्शन सेल में कैसे होता है, सपोज
1 लाख रुपए से बोली लगना शुरू हुआ, तो 1 लाख हुआ, नेक्स्ट इंसान इसको खरीदना चाहेगा तो उसको 1 लाख से ऊपर का बोली लगाना पड़ेगा, वो बोलेगा 1.5 लाख। करेक्ट। अब 1.5 लाख कोई बोलेगा यहाँ पे 2 लाख रुपया। राइट, इस तरह से करके कोई बोली लगाएगा। तो अब यहाँ पर वो बात हो रहा है कि जो इस तरह से करके बोली आप लगा रहे हो तो आपकी बोली से हो सकता है प्राइस वहां पर इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और जिस इंसान ने सपोज करो 1 लाख रुपए में बिड दिया था, आपने 1.5 लाख रुपया बोला, उसकी वजह से उसने 2 लाख रुपया बोला। अब वो क्या बोलेगा, आप खुद ही अगर अपना बिड लगा रहे थे तो मुझे पहले बताते, तो मैं इसके लिए फिर बिड करता ही नहीं। क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपया बोला तो मैंने जाके 2 लाख रुपया बोला, अदरवाइज ये मैं आराम से 1 लाख रुपए में खरीद रहा था। हाँ, अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो सेलर है उसी का बिड है, तब तो बात अलग है। उसके बाद भी मैं 2 लाख कर रहा हूँ तो आप देखो, ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्क्लोज्ड, देयर इज नो कंसीलमेंट। बट इफ आई डोंट नो that this 1.5 lakh bid is being made by the owner himself, then in that case I would say that this is fraudulent, this is concealment of the fact. Guys, ये clear हुआ? Right. देखो, सेलर अपना गुड्स कैसे लेगा, ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। देखो जनरली क्या होता है, जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी, और आपने वो मूवी देखा है ओम जय जगदीश? नहीं देखा? देखो उसमें क्या होता है, बेसिकली सपोज करो मेरा घर है, मैंने किसी के पास गिरवी रखवाया था, मैंने उससे लोन लिया था, अब मैं उस लोन को रीपे करना चाहता हूँ, लेकिन ये महाशय बोलता है मैं रीपेमेंट वगैरह एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं तो इसको बेचूंगा ही बेचूंगा। तो बेच रहा है, तो उस बोली में मैं खुद भी यहाँ पर मतलब अपने ही सामान के लिए मैं बोली लगा रहा हूँ। ओके। वो ओम जय जगदीश मूवी देखोगे ना, उसमें आएगा, उसमें अनिल कपूर टेक्स लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड सो दैट हिज यंगर ब्रदर फरदीन खान ही कैन गो टू अब्रॉड एंड ही कैन स्टडी, उसकी पढ़ाई के लिए वो खर्चा लेता है। अब उसका जो फ्रेंड होता है वो बहुत ही मतलब वैसा रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहता है उसका, और उसको बोलता है कि नहीं, वो जो तेरा फरदीन खान है वो तेरा भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है, तू पैसे लेता रहे, काम करता रहे। देन व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ सडन नियत बिगड़ती है, और वो बोलता है कि नहीं, ये जो तुम्हारा बिल्डिंग है, घर है, उसका एक उनका एक काफी अच्छा घर होता है सी साइड में, और वो बोलता है कि इस घर को तोड़ के यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। बट अनिल कपूर बोलता है कि नहीं, इस फैमिली के, इस घर के साथ मेरे फैमिली की यादें हैं, मेरे पापा की यादें जुड़ी हुई है, मैं इस घर को नहीं तोड़ने दूंगा, ब्ला 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 ऑल दोस थिंग्स। एंड देन दैट मूवी स्टार्ट्स कि वो फिर बिडिंग करवाता है, और बिडिंग में फिर अनिल कपूर का भाई, मतलब देर आर 3 ब्रदर्स, अनिल कपूर, फरदीन खान एंड अभिषेक बच्चन। सो अनिल कपूर के पास तो पैसे नहीं होते हैं, बट फरदीन खान, अब वो बेट लगाता है बिकॉज अब्रॉड में जाके वो पैसे कमा लेता है, तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता है वो कंपनी फरदीन खान के बिहाफ पे बेट करती है। ऐसे ही अभिषेक बच्चन, वो एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो भी जिस कंपनी के लिए काम करता है वो भी यही बोलता है कि देखो, मैंने जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बना के दिया है, इसका क्या प्राइस होगा? बोला बस मेरा जो घर है गुलमोहर विला, वो आप बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो प्राइस लगेगा बस वही मेरा प्राइस होगा। तो दे गो एंड बेट लाइक दैट। ओके। अब नेक्स्ट टाइम देखो, अभी आजकल तो केबल टीवी तो देखता कौन है, सब तो आजकल वो इंटरनेट टीवी देखते हैं, बट कभी अगर टीवी पे आए या यूट्यूब पे खाली फुकट बैठे हुए हो तो ओम जय जगदीश देखना वहां पर समझ जाओगे कैसे होता है ये वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड प्राइस। रिजर्व्ड प्राइस का क्या मतलब होगा, आप एक बेस प्राइस वहां पे सेट कर सकते हो, आईपीएल में नहीं देखते हो, जैसे बेस प्राइस सेट होता है, युवराज सिंह का बेस प्राइस इतना रखा, महेंद्र सिंह धोनी का बेस प्राइस इतना रखा, तो ये बेस प्राइस आपका रहेगा। और नेक्स्ट होता है प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का क्या मतलब होता है, आप जबरदस्ती देखो, एक तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का जब आप बोली लगा रहे थे, आपका नियत था ये 1.5 लाख में खरीदने का, ठीक है, ये आपका नियत था, लेकिन यही अगर बिना नियत के आप करो तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड मतलब आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप बिड कर रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में बिड करना नहीं है। और ऐसे केस में अगर पता चलता है कि आप जानबूझ के इस तरह से बिडिंग कर रहे थे, तो ये जो सेल है, ये सेल क्या बन जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। आया समझ में? ऑक्शनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये देखो, P sold a car by auction. It was knocked down to Q, who was only allowed to take it away
on giving the check for the price and signing the agreement that ownership shall not pass until the check was cleared. So in the meantime, till the check was cleared, Q sold the car to R. Now it was held that property was passed on the fall of the hammer, and therefore R had the good title of the car. Both sale and subsale are valid in the favor of Q and R. तो ये PYQ में क्वेश्चन आएगा आपको. देखो अग्रीमेंट में जबकि क्या लिखा था कि जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं, तो जैसे ही चेक क्लियर हो गया, ठीक है, फॉल ऑफ हैमर होते ही यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आपका प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया है. और एक बार प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया फिर तो आप ओनर हो गुड्स के, आप बेच सकते हो गुड्स को. बताइए जी, ये क्लियर हुआ? ओके अब आप देखो इंक्लूजन ऑफ द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्सेस, इसका क्या मतलब है. देखो यहाँ पर हम सीधी सी बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एट द एंड. आज तारीख है 9 सितंबर. ओके ओके 9 सितंबर को हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसका प्राइस कितना रहेगा गुड्स का प्राइस रहेगा 1 लाख रुपया, प्लस इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, और जीएसटी कितना 5%. ठीक है. अच्छा ये गुड्स आप मुझे कब डिलीवर करोगे? आप मुझे डिलीवर करोगे जनवरी में. अब आप मुझे बताओ बिलिंग आप कब करोगे? जनवरी में ही करोगे बिलिंग. ठीक है, आपने बोला सर जनवरी, या ऐसे लो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 शादियों का महीना रहेगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वैसे रहता नहीं है बट ये तीनों शादियों का महीना रहेगा. तो ये तीनों महीनों के अंदर आप मुझे सपोज करो राशन सप्लाई करोगे, आप मुझे आटा सप्लाई करोगे, और ये प्राइस रहेगा, एक बोरी आटा का ये प्राइस रहेगा 1 लाख रुपया प्लस 5% जीएसटी. देखो नवंबर में आपने जब मुझे सप्लाई किया यही था. दिसंबर में बैठा आपका विंटर सेशन. ठीक है, दिसंबर में हुआ विंटर सेशन. किसका किसका होता है विंटर सेशन? अभी ये मत बोलना नॉर्थ इंडिया का. विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कितनी बार बैठता है साल में? अरे कमेंट सेक्शन पे बताओ मुझे, पार्लियामेंट कितनी बार बैठता है एक साल में? हाउ मेनी टाइम्स पार्लियामेंट दे सेट? गौरव बोल रहा है सर पता नहीं. देखो पार्लियामेंट एक साल में 3 बार बैठता है. ठीक है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बजट सेशन. बजट सेशन कब होता है? फरवरी के अंदर. आप देखते हो जब बजट आता है. एक होता है जिसको हम बोलते हैं मॉनसून सेशन. अभी अभी जो पार्लियामेंट बैठा था ना, आपने अगर ध्यान दिया हो, पेगासस सॉफ्टवेयर का बहुत इशू रेज किया था, काफी पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था. वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो रोने लग गए थे कि कभी भी मैंने आज तक ऐसा बदतमीजी नहीं देखा जैसा अभी हुआ. वो था मॉनसून सेशन. और अब सीधा आपको मिलेगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जो कि नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर होता है. तो ये दिसंबर में आपका विंटर सेशन हुआ. अब जब ये विंटर सेशन हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी को हम बढ़ा देते हैं, और जीएसटी को बढ़ा के कर देते हैं 18%. ठीक है, तो अब देखो पहले आप 1 लाख के ऊपर 5% जीएसटी दे रहे थे तो 5,000 जीएसटी था. अब आपका जीएसटी कितना हो गया? 18,000. अब 1 जनवरी को आप बताइए आपका जो बिल बनेगा वो 1 लाख प्लस, अगर आप 5% करते हो तो आप गवर्नमेंट को वायलेट कर रहे हो. अगर आप 18% करते हो, देखो ये तो आप कर ही नहीं सकते. अगर आप 18% करते हो तो 18% में ये जो डिफरेंस है, ठीक है, जो 13% का एक्सेस है, राइट, इसमें एक है 5%, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें तो जो बायर है वो बोल रहा है मैं खुद ही पे करूंगा. लेकिन ये जो 13% एक्स्ट्रा आपका टैक्स बढ़ गया है, ये कौन पे करेगा? दिस विल बी borne बाय द बायर, और दिस विल बी borne बाय द सेलर.
ये कौन बियर करेगा? सो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ नहीं लिखा तो बायर ही बियर करेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? अच्छा, चलो इसका ओपोजिट सिनेरियो भी देखते हैं यहाँ पे। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस समय जीएसटी था कितना? 5%। उस वक्त जीएसटी था 5%। और विंटर सेशन में जीएसटी को घटा दिया गया। सॉरी, 5 नहीं, उस वक्त था 18%। 18% जीएसटी था। और जब ये पार्लियामेंट में दिसंबर में पार्लियामेंट्री सेशन हुआ, गवर्नमेंट ने बोला बहुत महंगाई हो गई है, तो चलो एक काम करते हैं, जीएसटी घटा के इसको 5% कर देते हैं। अब ऑब्वियस सा बात है, 18% तो लगेगा नहीं, ठीक है, अब लगेगा 5%। अब 5% में आप देखो, जो मतलब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक 5 और ये 13%। ये 13% अब एक्स्ट्रा नहीं है, ये 13% का अब सेविंग्स हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले जहां बिल बनता 1,18,000 रुपए का, अब वो बिल बनेगा 1,05,000 रुपए का। तो मुझे बताओ, 13,000 किसके जेब में जाएगा, बायर या सेलर? अरे भाई, जब रिस्क रिस्क वो उठा रहा है तो रिटर्न भी तो उसको ही मिलेगा ना। अरे बताओ, है कि नहीं? डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। ठीक है, तो यही वही वाला सिनेरियो है। ये देखो, जब रिस्क, अगर रेट बढ़ने का नुकसान मैं उठाऊं तो रेट घटने का फायदा भी मेरे को मिलना चाहिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। दिस कैन बी वन ऑफ योर पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है। हालांकि आज की डेट में एक्साइज नहीं है, कुछ कुछ गुड्स के ऊपर एक्साइज है, बट जीएसटी भी है। तो यहाँ पर आप एनी टैक्स, तो मतलब जीएसटी, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज्ड प्राइस where the tax increases and may derive the benefit of the reduction if the taxes are curtailed. In fact, अभी एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है, बट आई थिंक समवेयर इन 2019 ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स को गिरा दिया था। तो पहले सपोज करो ऐसा था, 1,00,000 रुपीज, और सपोज करो 18% जीएसटी लगता था, तो आपका बिल बनता था 1,18,000 रुपया। गवर्नमेंट ने बोला बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, तो हम दुकानदार को तो नहीं बोल सकते प्राइस कम करो, हम एक काम करते हैं टैक्स रेट को कम कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला आज से टैक्स रेट 5%। तो टेक्निकली अभी क्या होना चाहिए था, 1,00,000 रुपया प्लस 5%, तो ये आपका 1,05,000 होता। तो आप देखो 13,000 रुपया का यहाँ पर सबको बेनिफिट मिलता। लेकिन सेलर्स ने क्या कर दिया, ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन सेलर्स ने दिमाग लगाया और बोला कस्टमर को तो फर्क पड़ेगा नहीं, कस्टमर तो यही बोलेगा पहले 1,18,000 दे रहा था, तो उन्होंने क्या रखा, इसको 1,18,000 ही रखा। ठीक है, और 5% के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन करके इसका प्राइस बढ़ा दिया। तो सपोज करो ये निकल के आ गया 5,000 रुपया, तो उन्होंने बेस प्राइस जो पहले 1,00,000 रुपया था उसका प्राइस बढ़ाकर कर दिया 1,13,000। अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट को जब ये चीज पता चला, तो पकड़ के सब इन दुकानदारों को पकड़ के पेनल्टी लगाया, इनके ऊपर फाइन लगा। आया समझ में? राइट? बताओ कितनी नीरस दुनिया है कि नहीं? आप बताओ, ये समझा आपको? अगर ये समझा आपको तो आप ये देख लो, आपका ये चैप्टर खत्म। ओके, अच्छा, अब मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ, पहले तो मेरे को बताओ क्या जीएसटी आप लोगों ने रिवाइज किया? जीएसटी बता रहा हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से रिवाइज किया है? 2 दिन पहले तो मैंने ही करवाया था पूरा रिवाइज। रिवाइज किया हुआ है? सी व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज इसके आगे मेरे पास है केस स्टडीज।
तो ये केस स्टडीज का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने यहाँ पर चीजों को पढ़ा पाओगा। रिवाइज किया हुआ है आपने? सिर्फ यूनिट 1 हुआ है। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आप रिवाइज, मतलब फिर साथ साथ में रिवाइज भी हो जाएगा इसके अंदर क्वेश्चंस को, और आपको एक तरीके से हेल्प भी करेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी जो है ये सारे केस स्टडीज है, ठीक है, और आपके मॉड्यूल के केस स्टडीज नहीं है ये, मतलब हो सकता है कुछ मॉड्यूल से हो, बट ये इसके अलावा आपको मिला है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए सेल्स अ लैपटॉप with a stipulation that the payment should be made within 3 days. Now B makes the payment after 7 days. Can A avoid the contract? Can A avoid the contract on the ground that breach of stipulation as to the time of payment? याद करो। नदियों पार सजन दा ठाड़ा, कीते कॉलेज जरूरी जाना। अरे बताओ क्या होगा इसका आंसर? पेमेंट इज नॉट राइट, सामान जरूरी जाना, ठीक है। पेमेंट आता रहेगा मेरे यार यार, पेमेंट आता रहेगा मेरे यार यार। अब याद रहेगा ये पॉइंट? डिले इन पेमेंट इज नॉट अ स्टेपुलेशन, बट द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। सेक्शन नंबर 11। तो यहां पर अगर पूछ रहा है वो, कैन ए अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट on the ground of breach of stipulation as to the time of the payment of the price? Answer is no. Why? Because goods should be delivered within the stipulated time. Okay. सेक्शन नंबर 11 इसको आप पढ़ना, और अभी जो मैंने गाना गाया उसको आप याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। ए डिलीवर्स two of his cars to B at a price which is to be fixed by C. He immediately gives the delivers the first car. C refuses to fix the price. A asks for the return of the car already delivered, while B claims the delivery of the second car too. Decide. बताओ क्या रहेगा? गौरव आपका वॉइस ना मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ आ रहा है आपके वॉइस में। ये सिर्फ मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ये बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा है? हम्म, वेरी गुड। ओके, सो वेरी गुड। द फर्स्ट कार विच इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ये है वैलिड। इसके लिए क्या मिलेगा? रीजनेबल प्राइस। द पर्सन विल गेट द रीजनेबल प्राइस, करेक्ट। But as far as the second car is concerned, which is not delivered, here the contract is void. So this will not be delivered in future also. अरे बताओ, ये समझे? ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखो।
थोड़ा लंबा केस स्टडी है, बट आप देखो। दो क्वेश्चंस है, दो आंसर है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। एग्जाम में आ सकता है वैसे। यू कैन से दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके। हम्म। तो यहां पर आप बोलोगे एच इज रिस्पॉन्सिबल, और इसका दो रीजन होगा। क्या? एक तो गुड्स आर एसरटेन्ड, है कि नहीं? सो एज सुन एज द गुड्स आर एसरटेन्ड, म्हणजे प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, है कि नहीं? दूसरा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, जी ऑलरेडी हैड इंटीमेटेड, करेक्ट, कि गुड्स का डिलीवरी आप ले सकते हो। उसके बाद भी एच ने क्या किया? ही डिलेड द डिलीवरी, यस और नो? तो जो इंसान डिले करेगा वो भुगतेगा, यस और नो? याद आ रहा है? ऐसा सेम पॉइंट हमने देखा था कि जिसके भी गलती से डिलीवरी डिले होगा, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर द लॉसेस। अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर ये कैश में सेटलमेंट नहीं हुआ होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? जी रिस्पॉन्सिबल होता, क्यों? मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट is made, goods perishing before the contract is made, here the contract is already made or the contract is not made? आप देखो, आपने अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या गुड्स, मुझे बताओ, कैश पे किया गया या कैश पे नहीं किया गया, क्या गुड्स एसरटेन हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो गया तो हु इज द ओनर नाउ? ओनर इज एच। अब अगर ओनर एच है, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, द रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ ट्रांसफर्स along with the ownership, yes or no? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? एच इज रिस्पॉन्सिबल, एच इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? इवन इफ पेमेंट अगर एच में सेटल नहीं हुआ होता,
तो भी एच ही रिस्पॉन्सिबल होता। और सेम रीजन लगते क्योंकि जी ने उसको इंटीमेट कर दिया था एंड उसने डिलीवरी लेने में डिले किया। पर यहां पर जी का क्या हाल होता? जी के पास फिर क्या राइट्स होते? क्या जी के पास कोई राइट्स होते? सपोज आप जी हो और मैं एच हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं नुकसान मेरा, तो आप आपके पास क्या राइट्स रहेगा? कैन यू टेक राइट्स अगेंस्ट द गुड्स? सर वो तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसके अगेंस्ट तो कोई, गुड्स के अगेंस्ट तो कोई राइट्स आप ले ही नहीं सकते ना। नहीं तो क्या था, यू कैन एक्सरसाइज लियन, यू कैन रीसेल, है कि नहीं? वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। ठीक है, देखो द गुड्स आर ऑलरेडी डैमेज्ड, तो आपके पास क्या रहेगा? राइट्स अगेंस्ट द बायर, दैट इज मिस्टर एच। और यहां पर आप क्या करोगे? यू विल फाइल अ सूट फॉर द प्राइस एंड डैमेजेस। आप बताओ जी, ये आपको समझा या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? तो जो आपने यहाँ पे मिस्टेक किया ना, ये मिस्टेक एग्जाम में नॉर्मली होता कि इधर तो बोल देते एच रिस्पॉन्सिबल है और इधर बोल देते जी रिस्पॉन्सिबल है, जबकि दोनों ही केस में और आप अपने ही पॉइंट को यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, फर्स्ट वाले में प्रोविजन यही आएगा, द गुड्स आर एसरटेन्ड, ठीक है, and then as soon as the goods are ascertained the property is transferred. Okay, remember the goods can be set aside either with the consent of the buyer by the seller or with the consent of the seller by the buyer, and unconditionally goods को set aside करना चाहिए। ये देखो, हम्म, देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो ये था, रिमेंबर, द टाइम फॉर द पेमेंट बट द डिलीवरी शुड बी मेड विदाउट एनी डिले। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डिलीवरी वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। ये देखो, the goods are put in the deliverable state, so if the goods are already in the deliverable state, property is transferred, yes or no? ये देखो, where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods, the property therein is transferred to the buyer at the time when the parties to the contract intends to be transferred। तो उसने इंटीमेट भी कर दिया, तो ट्रांसफर तो ऑलरेडी हो चुका है। the goods are in the deliverable state, it is immaterial whether the payment has been made or not। अरे समझा? ओके, पहला पॉइंट तो आपका ही है। दूसरा यहां पर आ जाएगा, ये देखो, आ, इसी के अंदर था, हम्म, हाँ, वेयर द डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ आइदर ऑफ द बायर और ऑफ द सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क of the party in fault as regard to any loss which may have occurred due to such fault। अरे मिला? ठीक है, आप साथ साथ में सेक्शन नंबर लिखते जाओ, ठीक है, अगर आपको बाद में रेफरेंस के लिए यूज करना है तो। और फिर अगर आप देखो यहां पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि ये देखो, अरे नालायक, गुड्स के अगेंस्ट तो कुछ ले ही नहीं सकता क्योंकि गुड्स डैमेज हो गया, तो बायर के पास ही जाएगा और बायर के पास प्राइस क्लेम करेगा। ओके, इजी। चलिए, चलो तो फिर नेक्स्ट आप देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या होगा?
अभी बताओ। સેલ વેલિડ છે ના ઇનવેલિડ છે? अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, ये कौन से कॉन्सेप्ट को डील करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से कॉन्सेप्ट को डील करता है? दिस इज सेल बाय द पर्सन अदर देन द ओनर, है कि नहीं? क्योंकि गुड्स किसने बेचा? एजेंट ने बेचा। अब देखो, एजेंट के साथ अगर आप गुड्स को बेचते हो, सी ये आपको मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन देखते हो, आप वापस से कॉन्सेप्ट को पढ़ो। आप जब कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा और वो क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो सेल इज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखो, अ सेल मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स ऑफ फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स would pass a good title to the buyer in the following circumstances। तो ये सेल वैलिड होगा अगर ये ए बी सी तीन कंडीशंस फुलफिल हो गए तो। सबसे पहले, गुड्स वर इन द पोजेशन ऑफ द एजेंट, ठीक है, एंड दिस वाज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको, दिस वाज, यस, तो जे द ओनर ऑफ द फिएट कार वांट्स टू सेल इस फॉर दिस पर्पस, ये देखो, ही हैंड्स ओवर द कार टू पी। तो मतलब हमारा पहला वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, है कि नहीं? चलिए अब वापस इस पे आते हैं। इफ द सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। चलो वापस से चलते हैं। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया ना। चलो कोई बात नहीं। पी इज द मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। अब जब यहां पर बोला है ही इज द मर्केंटाइल एजेंट, मतलब मर्केंटाइल एजेंट फॉर द सेल, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आया, तो हमारा सेकंड कंडीशन जो है वो भी यहां पर फुलफिल हो गया। अरे क्लियर। अब आप देखो, इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी। ये फिर से वापस प्रीवियस स्लाइड आ गया। अब देखो, ए हु बाइज द कार इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड, सी, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये वैलिड सेल है या नहीं? राइट, सो दिस इज व्हाट, हियर वी विल से द सेल इज valid. Why it is valid? This is valid even though it is sold by the non-owner. क्यों? Because condition A प्लस कंडीशन बी प्लस कंडीशन सी तीनों फुलफिल हो रहा है। पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया। गाइस, इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर सेल वैलिड है तो जो ओनर है वो ओनर को वैलिड टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो ए विल गेट अ गुड टाइटल, ए विल गेट अ गुड टाइटल। चलिए, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा वो आपसे पूछ रहा है, सो जे इज यूज फॉर रिकवर द कार, सो ए विल गेट अ गुड टाइटल विच मीन्स जे कैन नॉट रिकवर, ठीक है। अब आपको बता रहा है, डिसाइड द रीजंस वेदर जे वुड सक्सीड और नॉट, सो जे वुड नॉट सक्सीड। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देखो क्या आंसर होगा।
बताइए यादव जी को कोई रेमेडी होगा? मैंने 2 लाइन अंडरलाइन किया है। क्या कोई रेमेडी होगा? अरे आंसर ही नहीं कर रहे। क्या कोई रेमेडी होगा? कैवियर टेम्पटर लगेगा। क्यों कैवियर टेम्पटर लगेगा? क्योंकि बायर ने सेलर को पर्पस डिस्क्लोज नहीं किया था। अरे समझा? बायर जो कि कौन है, मिस्टर यादव, ठीक है, डिड नॉट डिस्क्लोज द पर्पस फॉर परचेज। तो यहां पर बायर खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ओके, सो यहां पर आप बोलोगे डज ही हैव एनी रेमेडी? आंसर इज नो, ही डज नॉट हैव एनी रेमेडी। चलिए ये क्वेश्चन देखो, गुड क्वेश्चन। ये कौन से टॉपिक को डील करता है? हम्म, अनपेड सेलर, द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर में क्योंकि देखो यहाँ पर किसका बात हो गया, बायर के इंसॉल्वेंसी का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट टू स्टॉपेज एंड, वेरी गुड, यस, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आया समझ में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन को देखो। सॉरी ये थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया, एक्चुअली जो मेरा वर्ड फाइल था जिसमें मैंने ये सब टाइप करके रखा था, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वर्ड फाइल। तो मैंने फिर क्या किया, इसका स्कैन करके मैंने ये पिक्चर क्रॉप कर करके यहाँ पे डाला। दैट इज द रीजन यू कुड सी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन वगैरह भी, जैसे यहाँ पर था ना, ये सब अंडरलाइन वगैरह भी था। ये इसी वजह से था क्योंकि मेरे को स्कैंड कॉपी फिर लेके डालना पड़ा। वर्ड फाइल पता नहीं किधर, कोई तो फोल्डर डिलीट हो गया, क्योंकि पुराने फोल्डर्स को जैसे मैं डिलीट करते जाता हूँ तो ये आ गया। बाय द वे दिस इज ऑल्सो एन important question. This is also an important question. Yes. Okay. पर कितना गुड्स? पूरा 160? ध्यान रखना यहाँ पर टोटल कितने हैं, 100 है। इन 100 में से 60 जो है वो एसरटेन हो गए, है कि नहीं? और वो बेसिकली एसरटेन होके अप्रोप्रिएट भी हो गए। दीज आर एसरटेन प्लस दीज आर अप्रोप्रिएटेड ऑल्सो।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, द ओनरशिप और द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड दिस इज ट्रांसफर्ड। तो ये इसका लॉस कौन बियर करेगा, एस बियर करेगा, जो कि कौन है यहाँ पे, बायर। और जो बैलेंस 40 है वो 40 के लिए सेलर बियर करेगा। बताओ जी, ये क्लियर हुआ? वी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दैट केस वहां पर अप्रोप्रिएशन हुआ नहीं, ये प्रूफ कैसे करते? यू हैव टू प्रूव ना that the goods are appropriated. How do you prove the goods are appropriated? तो फिर क्वेश्चन में ऐसा देखो, एकेडमिकली अगर आप देखो तो आपको वो ऐसे लिखता दैट द गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड, तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। लेकिन बायर को उसका नॉलेज भी तो होना पड़ेगा, राइट? ये देखिए, अमित was shopping in a self-service supermarket. He picked up the bottle of a cold drink from the shelf. While he was examining the bottle, it exploded in the hands and injured him. He filed a suit for the damages to the owner of the goods of the market on the ground of breach of condition. तो बताओ क्या ये केस फाइल कर सकेगा या नहीं? क्या ये केस फाइल कर सकेगा या नहीं? Will या whether Mr. Amit would succeed? Very, very good. Answer is yes. Condition as to the merchantability. ठीक है? ये ब्रीच हो गया। ये जो बॉटल है, दिस शुड हैव बीन प्रॉपरली सील्ड। अरे समझा? ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये जो बॉटल है, दिस बॉटल शुड हैव बीन प्रॉपरली सील्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, राम श्याम वाला। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन नंबर 10। हम्म
ओके। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। सो दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम गणेश। करेक्ट। पर क्या प्रीति के पास कोई राइट होगा जोशी के अगेंस्ट? हाँ। कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम, तो कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम जोशी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिस प्रीति, तो आपको दोनों बताना पड़ेगा। ओके। चलिए ये बताओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द गुड्स। ये कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स है? वेरी वेरी गुड। दो वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने हैं, एक तो क्या है, द गुड्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। तो यहां पर आप बोलोगे दीज आर एसर्टेन्ड गुड्स। वेरी गुड। अभी बताइए। अनएसर्टेन्ड, व्हाई? बिकॉज एक तो अग्रीज टू सेल है एंड वन पैकेट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ 100, तो ये हो गया अनएसर्टेन्ड। नेक्स्ट, क्यों फ्यूचर गुड्स? विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और वैसे भी ये क्या हो गया, अग्रीमेंट टू सेल। दिस इज एन अग्रीमेंट टू सेल, और ये है आपका फ्यूचर गुड्स। ओके। चलो ये क्वेश्चन देखो। बाय द वे, इस पे आपने शायद पेन से देखा भी है, यहाँ स्टार मार्क लगाया हुआ है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज योर क्लाइंट? हु इज योर क्लाइंट? सूरज। तो बताइए, सूरज की बाहों में क्या है ये रेमेडी? सबसे पहले तो मुझे बताओ सूरज का स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सूरज? अरे भाया, सेलर तो ठीक है, लेकिन कौन सा सेलर? ही इज नाउ अनपेड सेलर। ये समझ में आयो? क्योंकि 75,000 में उसको कितना मिला है, सिर्फ 25,000 मिला है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज एन अनपेड सेलर। अच्छा,
दूसरा, सोहन रिफ्यूज कर रहा है रिमेनिंग अमाउंट देने का, ये बोलते हुए दैट द कार वाज नॉट इन गुड कंडीशन। क्या ये एक वैलिड डिफेंस होगा? दिस इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। व्हाई? हाँ, क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी इंस्पेक्शन, आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वैलिड बिकॉज ये जो सेल हुआ था, इसने ऑलरेडी इंस्पेक्ट किया था एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद द कंडीशन, तो ये रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आप कैवियट टेम्पटर भी लगा सकते हो बाद में अगर डिफॉल्ट आया भी तो, ठीक है। अच्छा, अगर ये अनपेड सेलर है तो अब बताओ सूरज के पास क्या रेमेडी है? वेरी गुड, तो कैन ही हैव अ राइट अगेंस्ट द गुड्स? तो यहाँ पर आप गलती से भी मत लिख देना ही हैज अ राइट अगेंस्ट द गुड्स। आपको अब समझ में आ रहा है, जब मैंने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था रेमेडीज ऑफ अ अनपेड सेलर, तो कई बार आंसर बच्चे सारा का सारा लिख के आ जाते हैं, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और सब। जब ये वाला चार्ट बनवाया था मैंने आपको, रिमेम्बर, ये देखो, यस, ये वाला चार्ट जब बनाया था तो मैंने बोला नहीं था आपको कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब लिख के आ जाते हैं, तो फिर 0 मार्क्स मिलता है उनको। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर। आया समझ में? ये कौन सा केस हो गया है कि प्रॉपर्टी बायर के पास है और पोजेशन भी बायर के पास है, तो देर इज नो रेमेडी अगेंस्ट द गुड्स, वट एवर रेमेडी इज अगेंस्ट द बायर ओनली। समझा? तो ही इज गोइंग टू फाइल अ सूट फॉर द प्राइस। इसके अलावा वो और क्या क्लेम कर सकता है? इंटरेस्ट, है कि नहीं? डिलेड पेमेंट्स के लिए इंटरेस्ट कर सकता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, हमारे फेवरेट जेठालाल आए हैं अब। जेठालाल bought a color TV from Gada Electronics for a sum of rupees 40,000. The TV set was defective right from the beginning and it did not work in spite of the repairs by the expert mechanics. What is the remedy available to Jethalal? काय का caveat emptor? The TV was defective right from the beginning. यहाँ caveat emptor नहीं लगेगा। आप ये देखो, टीवी शुरू से ही डिफेक्टिव था और ये एक्सपर्ट मैकेनिक्स और आके काम नहीं कर रहे थे, तो ये आपका ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। एंड कंडीशन किसका? मर्चेंटेबिलिटी। हाँ, तो देखो, आप सामान खरीद के लाए, वो सामान खराब निकला, आपने उनको इन्फॉर्म किया, तभी तो आ रहा है ना ये रिपेयर करने के लिए जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स आ रहा है। दिस प्रूव्स दैट, आया, ये जो दो लाइंस है ये इससे प्रूव हो रहा है कि जेठालाल ने बाद में नहीं बताया। और ये देखो, ये जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बोल दिया, इसका मतलब उसने स्टार्ट में ही बता दिया कि यार ये टीवी तो चल ही नहीं रहा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बाय द वे। ये वाला क्वेश्चन देखो, 15th। A delivered, the goods are delivered by A to B on sale or return basis. Further, the goods are delivered by B to C and then C to D on the similar terms. और लास्ट में गुड्स चोरी हो गया फ्रॉम द कस्टडी ऑफ डी। अब वो पूछ रहा है हु इज गोइंग टू बियर द लॉस एंड व्हाई? हु इज गोइंग टू बियर द लॉस? टेक्निकली देखा,
हाँ, तो टेक्निकली डी इज गोइंग टू बियर द लॉस, तो बेसिकली एक दूसरे के लिए फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी के बीच में बी इज गोइंग टू बियर द लॉस, बी और सी के बीच में सी इज गोइंग टू बियर द लॉस, और सी और डी के बीच में डी इज गोइंग टू बियर द लॉस। तो अल्टीमेटली अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ए का रेमेडी जो है वो किसके अगेंस्ट है? ए हैज अ रेमेडी अगेंस्ट बी, ए डू नॉट हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट डी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। चलो ये देखो, ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बी ने उसको कर दिया पिलेज। नाउ ए वांट्स टू क्लेम बैक द गुड्स फ्रॉम द सी, कैन इट बी डन? ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि जैसे ही प्लेज किया यहां पर क्या हो गया? द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन, वेरी गुड, द प्रॉपर्टी, और यू कैन से द ओनरशिप is transferred, hence A cannot claim it back. Okay, चलिए नेक्स्ट देखो। हाँ 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 हाँ, बेसिकली हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस, यहाँ पर बस खाली वो रेमेडी या वैसा नहीं पूछ रहा, वो बस खाली पूछ रहा है कि इसका नुकसान कौन भरेगा, मतलब प्राइस का ही बात हो रहा है। ओके, गुड्स तो वैसे ही नहीं आ सकता ना क्योंकि चोरी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन को देखो। A offered to sell B certain machine for 50,000. B refuses to buy it until certain work has been done. ध्यान रखना, sorry, unless certain work was done on it and it was put into running condition. A agreed to do so, but while the machine was getting repaired, it was destroyed without the fault of any person. So इधर जो मशीन है वो हो गया है destroyed without the fault of any person. Now, can A recover the price from B? काहे? करेक्ट, तो यहां पर जो गुड्स है वो अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आया है कि नहीं? नो, व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, करेक्ट, स्टिल lies with A. Why the property lies with A? That's because the goods are still not in deliverable state. The goods are not in deliverable state. आप बताओ, is this clear? And if the goods are not in deliverable state, ownership lies with the seller. And if the ownership lies with the seller, जो risk है, that also lies with the seller. Therefore, no recovery from buyer. आप ये समझ रहे हो कैसे आंसर करना है आपको एग्जाम में? स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है? आप उसको स्टोरी बताते जाओ पूरा कि देखो ये कारण है, ये कारण है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? और आप भी ऐसे ऐसे करते फाउंडेशन से पहुंच जाओगे इंटर में। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो ओनली थिंग दैट इज पेंडिंग इज द पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस द आरटीपी। मैं एक्सपेक्ट करूंगा
कि एक बार आप अपनी तरफ से पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आरटीपी को गो थ्रू कर लो। अब नेक्स्ट वीक मेरा लेक्चर किस हिसाब से रहता है, अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ पीवाईक्यू और आरटीपी डिस्कस करूं या मैं स्टार्ट करूं आप लोगों के साथ कंपनीज एक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर today's lecture. Take care. Bye bye.